नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले की क्लास में हम लोग कीबोर्ड का पूरा पर्चा खोल अध्ययन कर दिए थे, पूरे एक बटन के बारे में हम जान गए थे, मगर वहाँ एक बटन चूक गई थी। आप लोगों भी कमेंट में नहीं बताया और मुझसे भी चूक हो गई थी। तो चूकना इन द सेंस भूल गए थे, यहाँ बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। वो बटन क्या, पूरा देखिए, पूरा एक बटन हम रंग दिए हैं यहाँ पर, सबके बारे हम जान चुके हैं। एक बटन मगर यहाँ अभी तक अछूता रहा है हमसे सर, वो बटन है आपका टैब की। कौन सा की है सर? ये आपका है टैब की, TAB, टैब की, जिसे आप बोलते हैं टैब्यूलेशन की, टैब्यूलर की। तो टैब्यूलेशन की या टैब्यूलर की का शॉर्ट फॉर्म है टैब की। ठीक है सर, बता दिए, बढ़िया, चलो बड़ी बात। मगर इसका उपयोग क्या है गुरुजी, ये तो बताओ। अच्छा, उपयोग बताना है, और मैं बताऊंगा नहीं, मैं तो प्रैक्टिकली समझा दूंगा। थोड़ा समझा दूं, समझा दूंगा। जान तो रहे तुम लोग, फिर भैया अपन समझाने पे आते हैं तो दुनिया का कोई भी चीज़ अपन समझा देंगे। फिर ये तो टैब की है, बच्ची वाली चीज़ अपने लिए। चलिए समझा दूं, आइए आइए भैया, थोड़ा समझा ही दिया जाए। देखिए, वैसे तो इसमें फंक्शन है नहीं, मगर आप समझ जाएंगे। यहाँ कर्सर दिख रहा है आपको, ब्लिंक होता हुआ। हाँ सर, कर्सर दिख रहा है हमको, ब्लिंक हो रहा है करके। ठीक, हाँ सर, जो कर्सर ब्लिंक होता है आपको दिख रहा है दोस्त। अब देखिए, मैं यहाँ पे आगे उंगली टच कर दिया मैंने। ठीक है, कर्सर ब्लिंक हो रहा है। हाँ सर, कर्सर ब्लिंक हो रहा है। देखिए, अब मुझे लिखना है AB, ये सब लिख रहा हूँ, कुछ कुछ लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे स्पेस बटन चाहिए, स्पेस चाहिए। देखिए, मैं इसको दबा रहा हूँ तो कितना धीरे धीरे भाग रहा है राइट साइड में। हाँ सर, स्पेस बटन दबा रहा हूँ मैं, देखिए धीरे धीरे जा रहा है। हाँ सर, तो अगर मैं टैब की दबाता ना, तो टैब की बहुत तेजी के साथ उसको ना, तेजी से भगाता है उसको, बहुत तेजी के साथ उसको भगाता है। क्या सर? उसको बहुत तेजी के साथ राइट या लेफ्ट मूव करता है। तो समझ गया आप बात, मेरे में टैब की फंक्शन नहीं है, इसलिए कि टैब की उस कर्सर के मूवमेंट को बहुत ही एडवांस कर देता है, तेज कर देता है। तो अब टैब की कभी समझ गया कि हाँ सर, पूछे कि अगर आपको, इससे क्वेश्चन कैसे बनता है, अगर आपको अपने फाइल में बहुत तेजी के साथ लेफ्ट या राइट दिशा में जाना है तो आप किसका उपयोग करेंगे? तो आप बोलेंगे सर, हम आपके स्पेस बार का उपयोग करेंगे राइट साइड में जाने के लिए, बैक में जाने के लिए बैक स्पेस तो डिलीट करते हुए ले जाएगा। तेजी से आने जाने के लिए किसका उपयोग आप करेंगे? ये दोनों बहुत स्लो स्लो काम करेंगे। सर, तेजी से लेफ्ट या राइट जाने के लिए आप उपयोग करते हैं टैब की का दोस्त। इसलिए इसको खोल के थोड़ा देखिए, यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा तो इसमें देखिए बना हुआ एरो, एक लेफ्ट तरफ एरो जाने का, एक राइट तरफ एरो जाने का। अर्थात ये बहुत स्पीड से कर्सर को लेफ्ट साइड और बहुत स्पीड से कर्सर को राइट साइड लेके चल जाता है। तो चलिए, आपको यहाँ पे ये भी हो गया। तो पूरा क्लास, लास्ट क्लास जो हम पढ़े थे वो आपका कीबोर्ड पे था, जो यहाँ पे जाकर के समाप्त होता है। और नई नई में हम कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन हम कीबोर्ड से ही निकाल के बन सकता है, उतना आपको पढ़ाया हूँ मैं इससे, है ना। इसमें आपको हर एक 103 बटन में पूरे एक बटन के बारे में आपको बता दिया हूँ मैं। ठीक, बाकी जब हम पढ़ेंगे तो और अच्छे जानेंगे कि F1 का उपयोग क्या है, फाइल सेव करने के लिए किसको उपयोग करते हैं। जैसे F5 से बोलते हैं फाइल को अगर रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश के लिए आप F5 का प्रयोग करते हैं। मगर वो F5 भी तब एक्टिवेट होगा जब आप पहली बार अपने माउस से F5 को भी एक्टिवेट करने के लिए पहले माउस से राइट क्लिक दबाने के बाद प्रॉपर्टीज में राइट क्लिक दबाएंगे, प्रॉपर्टीज खुलेगा, फिर आप लेफ्ट की दबा करके वहां से रिफ्रेश बटन दबाएंगे, तभी आपका जब कंप्यूटर पहली बार चालू हुआ है, ये भी सीख लीजिए। बोले कंप्यूटर पहली बार चालू हुआ है तो F5 बटन, फंक्शन 5 बटन को जिससे रिफ्रेश होता है, उसको एक्टिवेट कैसे किया जाता है? तो उसको एक्टिवेट करने के लिए आप अपने माउस के पहले राइट बटन दबाएंगे, एक लिस्ट खुलेगा पूरा ऐसा लिस्ट, उस लिस्ट में लिखा होगा रिफ्रेश। उस रिफ्रेश पे जाएंगे आप अपने माउस के कर्सर से और दबाएंगे लेफ्ट बटन, तो पहली बार रिफ्रेश होगा। उस पहली बार रिफ्रेश के बाद ही F5 बटन आप दबाएंगे। तो तेजी से रिफ्रेश करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? तब F5 बटन दबाए रहिए, बार बार रिफ्रेश होता रहेगा वो एकदम स्पीड से, एकदम AK-47 की तरह, है ना। हाँ सर, चलिए, तो ऐसी और भी चीजें बता दूंगा आपको, फाइल सेव करने के लिए किसका क्या, आगे हम सब पढ़ लेंगे। ठीक, बाकी अब पूरा कीबोर्ड से बनने वाला क्वेश्चन जो था आप सब चीज जान चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोगों के लिए। आ जाइए, तो हम आगे कुछ और बढ़ते हैं, कीबोर्ड से थोड़ा आगे बढ़ें। आज हम आपको धीरे धीरे, सब में इतना टाइम नहीं लगेगा, कीबोर्ड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कीबोर्ड से, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला वो है, इसलिए, है ना। चलिए, तो अब आई बारी आपकी चूहिया की। किसकी? चूहिया बोले तो माउस की। ठीक,
हाँ सर, माउस, कंप्यूटर माउस। देखिए दोस्तों, ये नहीं देखना था, क्या देखना था वो देखते हैं, पहले हम सब दिखाएंगे। ठीक, देखिए माउस क्या है सर? माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है सर, 2 डायमेंशनल पॉइंटिंग डिवाइस है ना? हाँ सर। सर इसमें एक पॉइंटर होता है जो डिस्प्ले में दिखता है, जिसको आप कर्सर बोलते हैं। ठीक सर, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑफ कंप्यूटर प्रदान करता है। हाँ सर। चलिए सर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब बता सकते, अगर कोई चिन्ह या सिंबल है तो डायरेक्ट उस पे माउस से जाके आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे मेरे फोन में आप व्हाट्सएप का चिन्ह दबाते हैं, वो खुल जाता है, तो हाँ आप अपनी उंगली से दबा रहे हैं, मतलब माउस का लेफ्ट बटन दबा रहे हैं, आप ये समझ के चलिए। ठीक, हाँ सर। आइए, ये सब तो भाई गेमिंग माउस है, दिख रहा है आप लोगों को। यही ठीक है भैया माउस जी। चलो भैया, अब माउस जी को बारी आ गया, तो माउस जी को जान ले थोड़ा। हाँ सर, इनपुट डिवाइस है, माउस के बारे में थोड़ा जानते हैं। चलिए सर, माउस में आपको दिख रहा है सर, माउस कैसा है सर? कुल मिला के माउस ना सर, ये आपका ऐसे में आप नहीं समझेंगे, आपको शायद वैसा बनाओ तो शायद समझें, तो वैसे ही बनाते हैं हम थोड़ा, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। ऐसा घुमा दिया जाए इसको, ऐसा। ठीक, हाँ ये ठीक है। चलो सर, ये दिख रहा है, ये मैं अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ, मेरे फीट है तो मेरा लेफ्ट हैंड है, मेरा राइट हैंड, तो ऐसे ही आपका ये लेफ्ट है तो ये आपका हो गया लेफ्ट, ये राइट हैंड है मेरा तो हो गया राइट, आपका भी ऐसे ही हो रहा होगा। हाँ सर, राइट। तो लेफ्ट की, ये राइट की, माउस में 3 बटन होते हैं, ये आपका हो गया, ये बॉल है सर, गोल घूम सकता है, घर घर घर। हाँ सर, ये ऐसे घूम सकता है घर, और ऐसे भी घूम सकता है घर घर घर, आवाज आता है, इसलिए इसे कहते हैं घर घर से स्क्रॉल की। क्लियर हो गया? हाँ सर, लेफ्ट की, राइट की, स्क्रॉल की। तो माउस में पहली बात, क्वेश्चन 1, कितने बटन होते हैं? तो माउस में आपके 3 बटन होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ बटन मिलते हैं इसमें। सर लेफ्ट बटन आपका प्राइमरी की कहलाता है या प्राथमिक बटन कहलाता है? प्राथमिक की प्राइमरी बटन कहलाता है लेफ्ट की। सर आपका राइट की आपका सेकेंडरी या द्वितीयक बटन कहलाता है, या द्वितीयक बटन कहलाता है। और आपको जो स्क्रॉल की यही आपका तृतीयक या टर्सरी बटन कहलाता है। ठीक, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में कौन पता चल गया? हाँ सर, तृतीयक या टर्सरी, टर्सरी की कहलाता है, बटन कहलाता है। ठीक है सर, इसको प्राथमिक बोल रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, इसको पहले नंबर पे क्यों रखें? तो इसी से लिखिए कि कोई भी एक्शन आपको, कोई भी टास्क अगर आपको एग्जीक्यूट करना है, या कोई भी टास्क आपको अगर एंटर करना है, या कोई भी टास्क आपको स्टार्ट करना है, तो लेफ्ट की सही होता है। अर्थात लेफ्ट की दबाए बिना आप कोई भी एक्शन परफॉर्म, कोई भी एक्शन, कोई भी आप जो करना चाह रहे हैं टास्क, वो ना एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ना उसको एंटर कर पाएंगे, ना उसको स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक, ना वो एक्शन कर पाएंगे सर। तो फिर राइट की साथ आते हैं, लेफ्ट की का काम समझ में आ गया। चलिए सर, राइट की का क्या काम है? राइट की का तो मेन काम है प्रॉपर्टीज खोलना, ये प्रॉपर्टीज दर्शाता है। क्या सर? ये प्रॉपर्टीज दर्शाता है। और स्क्रॉल की का क्या है? जिस फाइल में आप काम कर रहे हैं उस फाइल में अगर ये वर्टिकली है, वर्टिकली ऊपर या नीचे, तो अर्थात 90 डिग्री में लिखेंगे, ये 90 डिग्री में ऊपर या नीचे कर्सर को ले जाने का काम आता है तेजी से। तो कर्सर को ऊपर या नीचे अगर तेजी से ले जाना है तो 90 डिग्री में ऊपर या नीचे कर्सर को ले जाना है, अर्थात केवल वर्टिकल डायरेक्शन में काम करता है। आप इसे लेफ्ट या राइट नहीं कर सकते, केवल ऊपर नीचे कर सकते हैं, अर्थात वर्टिकल डायरेक्शन में, ऊर्ध्वाधर दिशा में इसका उपयोग केवल कर सकते हैं। कर्सर को घुमाने के लिए कर्सर किसे कहते हैं आपको दिखा चुका हूं। हाँ सर, ऊर्ध्वाधर दिशा में ही। और 90 डिग्री कैसे? मान लीजिए आपका फाइल है कोई, आपका ये फाइल है, आपने बहुत सारा लाइन लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पे आपका कर्सर है, यहाँ पे आपका कर्सर है, यहाँ पे आपका कर्सर है मान लीजिए।
तो जैसे मैं स्क्रॉल करूंगा, स्क्रॉल ऊपर ऊपर, अगर आप ऊपर जाना तो इसको ऐसे ऊपर ऊपर खसकाइए, ऐसे ऊपर, इसको ऊपर खसकाइए, नीचे जाना तो इसको नीचे खींचिए ऐसे। हाँ सर, ऊपर जाना है तो मैं क्या करूँ, उसको ऊपर ऊपर करूंगा, ऊपर करूंगा तो केवल यहाँ से ये ऐसा है, इसे केवल ऊपर चल जाएगा, कर्सर जो है यहाँ से उठ के ऐसे ऊपर चल जाएगा, यहाँ पर चल जाएगा, जितना स्क्रॉल करूंगा उतना। थोड़ा स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ थोड़ा और किया, 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 तो यहाँ के शुरुआत में अटक जाएगा। अब इससे ऊपर लिखा नहीं हूँ तो उससे ऊपर नहीं जाएगा। फिर वहाँ से नीचे आना है, तो फिर वहाँ से नीचे आना है, तो फिर नीचे की ओर स्क्रॉल करूंगा ऐसे नीचे नीचे, तो वहाँ से यहाँ फिर नीचे आ जाएगा। तो केवल 90 डिग्री हुआ। हाँ सर, यहाँ पे था, यहाँ से सर 90 डिग्री बन रहा है। याद रखेंगे, डिग्री याद रखेंगे, क्वेश्चन यही से बनेगा कि जो स्क्रॉल बटन है वो कितने डिग्री में गमन करता है, तो बोलेंगे आप 90 डिग्री में केवल मोशन करता है, या वर्टिकल दिशा में, केवल वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर दिशा में गमन करता है, फाइल में तेजी से ऊपर या नीचे जाने के लिए काम आता है। माउस से इतना क्वेश्चन बन गया। इसके खोज करता थे डगलस सी एंजलबार्ट। कौन थे, तो लिख दे रहा हूं, चलिए, डगलस एंजलबार्ट, डगलस एंजलबार्ट इसके खोज करता थे। और वर्ल्ड का जो पहला माउस था, फर्स्ट माउस, ये क्वेश्चन बनता है, जो वर्ल्ड का फर्स्ट माउस था वो बना था आपका लकड़ी का या वुड का बना हुआ था। आपको दोनों दिखा देता हूं मैं, चलिए। हो गया। लिखिए डगलस एंजलबार्ट, डगलस एंजलबार्ट माउस। देखिए ये है आपके डगलस सी एंजलबार्ट, और जो पहला दुनिया का माउस बनाए थे, देखिए कि लकड़ी का दिख रहा है आपको। हाँ सर, यही जो माउस है यही आपको दुनिया का पहला माउस जो कि लकड़ी का बना हुआ है, दिख रहा है आपको। हाँ सर, तो आपको याद रहेगा। हाँ सर, आइए फिर इसी बात पे, ये है आपके डगलस सी एंजलबार्ट जी अपन माउस पकड़े हुए हैं, बहुत अच्छे से आपको ये ध्यान में दिख रहा होगा, है ना। चलिए, अपने हाथ में माउस पकड़े हुए हैं, इनका नाम के साथ कोई इमेज मिलता तो ठीक होता। चलिए, तो ये आपके डगलस सी एंजलबार्ट जी भैया, ठीक। यही है आपके डगलस एंजलबार्ट, ये लकड़ी से बना हुआ माउस अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। दुनिया का पहला माउस इन्होंने ही बनाया था, डगलस एंजलबार्ट जी ने, और जो कि लकड़ी का बना हुआ था, ये भी पता चल गया। ठीक है सर, माउस क्या है सर, माउस आपका सर इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस है सर। माउस आपका पॉइंटिंग डिवाइस भी है, ठीक। हाँ सर, पहले मैकेनिकल आपका माउस आता था, फिर अभी आपका ऑप्टिकल माउस सबसे ज़्यादा उपयोग होता है ना। हाँ सर, इसलिए वर्तमान में आप जो माउस लेंगे उसके नीचे आपको लाइट जलता हुआ दिखाई देगा। हाँ सर, चलिए, दोनों आपको दिखा चुका था मैं पिछले वाले क्लास में, तो माउस आपका यहाँ पे पूरा होता है, ठीक हो गया। हाँ सर, तो इसे स्क्रॉल बटन बोलते हैं, स्क्रॉल की कहते हैं, सब आपको बता दिया मैं। चलिए, और कुछ बताना है तो हो गया। अब बारी है आपकी भैया जॉयस्टिक की। तो जॉयस्टिक तो आपको पता सर गेम के लिए उपयोग होता है, तो दिक्कत की बात नहीं है, तो सब उतना याद रखिए। वो भी आपका पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस का पूरा लिस्ट मैं आपको दे चुका था, है ना, दिया था ना, दे चुका था। चलिए, तो जॉयस्टिक जो है आपका, वो आपका पॉइंटिंग डिवाइस है। जो मेन आपको बार बार पूछता है, इसलिए बता दूं मैं। जॉयस्टिक, ये सब आपका जॉयस्टिक है। रियल में ऐसे दिखता है भैया, देख लो, ये रियल इमेज है ना। हाँ सर, ये देखिए रियल में दिख रहा है आपको, ये जॉयस्टिक दिख रहा है आपको। हाँ सर, जॉयस्टिक, ये आपको रिमोट दिख रहा है। हाँ सर, ठीक, ये देखिए आपका जॉयस्टिक रियल वाला, ठीक। तो सब गेमिंग के लिए उपयोग होता है, तो जॉयस्टिक का उपयोग गेमिंग के लिए होता है, उतने लिख दे रहा हूँ बस आप लोगों के लिए, ठीक। इमेज तो आपको दिखाई दिया। तो जॉयस्टिक इज यूज फॉर, जॉय माने इंजॉय करने के लिए, और स्टिक डंटी छड़ी जैसा था निकला हुआ, इसलिए इसका नाम जॉयस्टिक है। और इसको उपयोग करते हैं, आपका जॉयस्टिक का उपयोग करते हैं गेमिंग के लिए, गेम खेलने के लिए, ठीक, गेमिंग के लिए, गेम खेलने के लिए। क्लियर हो गया। चलिए, और ये भी आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक। ये भी आपका डायरेक्ट इनपुट डिवाइस है, याद रखेंगे। हाँ सर, चलिए लाइट पेन, तो लाइट पेन में आ जाते हैं। ये हो गया आपका लाइट पेन, भी आपको रियल में दिखा दूं मैं, सब आप देख चुके हैं हालांकि।
और कुछ ज़रूरी है उनको एक बार फिर दिखाऊंगा अच्छे से। लाइट पेन इन कंप्यूटर, चलिए इमेजेस, ये है आपका लाइट पेन, अब आप समझ पाएंगे अच्छे से। ठीक, देखिए दिख रहा है आपको लाइट पेन? हाँ सर ये हमारा लाइट पेन है, दिख रहा है आपको? हाँ सर दिख रहा है आपको लाइट पेन? हाँ सर ये है लाइट पेन। सर सिर्फ वायर वाला ही लाइट पेन होता है कि नहीं दोस्त? वायर वाला नहीं, बिना वायर के भी होता है, देखिए अब देखते चलिए। आ जाओ काका, चाचा आ जाओ, नहीं आ रहे हो? ठीक है चलो कोई बात नहीं। देखिए बिना बिना उसके, हालांकि एक तरीके का स्टाइलस भी है ये, एक तरीके का स्टाइलस है और ये एक लाइट पेन भी समझिए आप। ठीक, तो ये लाइट पेन है जो दिख रहा है आपको, देखिए लाइट पेन बिना किसी उसके, है ना? हाँ सर वायर के। ठीक, तो सर लाइट पेन आपका जो है वो आपका वायर और बिना वायर दोनों आता है, वायर वाला भी आता है, वायरलेस भी आता है। ठीक, हाँ सर देखिए दिख रहा है आपको? हाँ सर चलिए भैया, ये मेरे हाथ में जो है लाइट पेन है ये। ठीक, हाँ सर, हालांकि इसमें लाइट नहीं निकलती है, मगर समझिए कि लाइट पेन है, समझिए। चलिए, तो लाइट पेन आपको दिख गया, तो आइए लाइट पेन आप देख लिया आप इमेज। तो लाइट पेन जो है सर ये भी आपका डायरेक्ट इनपुट डिवाइस है, डायरेक्ट इनपुट डिवाइस है। सर ये भी आपका एक आप क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस है सर, पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, डायरेक्ट इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक, इसको उपयोग करते हैं वस्तुओं को इंगित करने के लिए, वस्तुओं को इंगित करने के लिए। जैसे मान प्रेजेंटेशन में दे रहा हूँ और जब आपका नजर डालना है इस जी पे, तो मैं ऐसा लाइट मारूंगा जी पे चल जाएगा आपका नजर, तो हाँ सर इंगित करने के लिए इसका उपयोग होता है। या टच स्क्रीन के तरीके से आपको काम करना है उसके लिए काम होता है, जैसे यहाँ लिखा मैं ऐसे करके तो टच स्क्रीन का काम किया, या पेन छुआ ब्लू कलर छुआ ब्लू लिखा गया, हाँ तो टच स्क्रीन की तरफ काम करने के लिए भी उपयोग होता है। ठीक है चलिए, आइए अब आपको फिर दिखाऊं मैं ट्रैक बॉल। देखिए ट्रैक बॉल, आपको ट्रैक बॉल भी दिखा दूं, सब हालांकि आपको दिखा चुका हूं और फिर भी और फास्ट तरीके से सब आपको पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक, देखिए आपको ट्रैक बॉल क्या है सर? ये हमारा ट्रैक बॉल, इमेज देख लिए? हाँ सर चलिए भाई इमेज देखिए, सीधा मुद्दे पे आते हैं फिर आपका। सर आपको देखना ट्रैक बॉल, याद रखिए ट्रैक बॉल जो है सर आपका 360 डिग्री काम करता है, ये बस इससे इतने ही क्वेश्चन याद रखिए। सर आपको स्क्रॉल बटन था वो केवल 90 डिग्री काम कर रहा था, जबकि आपका जो ट्रैक बॉल है पूरा पूरा 360 डिग्री काम करता है, अर्थात तेजी से तेजी से या गति से डाटा डालने के लिए डालने के काम आता है आपका ट्रैक बॉल। क्योंकि तेजी से मूव कर रहे हैं कर्सर को, स्क्रीन है आप पूरे इसको पूरा घुमा सकते हैं तेजी से कहीं भी, तो काम आ रहा है तेजी से? हाँ सर, तो तेजी से डाटा डालने के काम आता है कौन आपको? सर ट्रैक बॉल से एक क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से एक क्वेश्चन और एक बनेगा 360 डिग्री से एक क्वेश्चन। चलिए सर ये भी आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस, याद रखें सर ट्रैक बॉल भी आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, लाइट पेन पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइस है, सब पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल भी आपको पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक, चलिए आते हैं, अब आपको बारी आता है सर स्कैनर का। लिखिए सर स्कैनर। ठीक, स्कैनर आपको इमेज दिखाया ही था मैं, तो स्कैनर आपको पता ही है सर, फिर भी दिखा दे रहे हैं एक बार और। सर स्कैनर हाँ सर देखिए स्कैनर, ये है स्कैनर। ठीक, एप्सन फ्लैट बेड स्कैनर एट रुपीज 3800 पर पीस, 3800 रुपये का है ये एप्सन का। उससे क्या करना है अपने को, स्कैनर ये बता रहा हूँ बस। ठीक, हाँ सर ये स्कैनर है। हाँ सर स्कैनर आपने देख लिया। चलिए तो अब इसको क्या कॉपी पेस्ट करेंगे, सीधे लिखवाता हूँ स्कैनर के बारे में। स्कैनर क्या सर? स्कैनर भी आपका डायरेक्ट इनपुट डिवाइस है, तो आपको पता ही है। हाँ सर ठीक, ये इसका मेन काम की सर ये आपके हार्ड कॉपी को कन्वर्ट करता है सॉफ्ट कॉपी में। तो ये आपको पता होना चाहिए इसका उपयोग, कि आप ऑफिस में यही आपके अधिकारी बोलेंगे ले जाओ ये फाइल जीमेल का मेल कर दो करके, तो आपको पता है कि जाके उसको स्कैनर में स्कैन करूंगा। ये पहले जो फाइल दिया मेरे को मेरे अधिकारी, उसको स्कैन करूंगा, स्कैन करके इस हार्ड कॉपी को
स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी में बदल दूंगा। मॉनिटर के अंदर ही सॉफ्ट कॉपी में आ गया। हाँ सर, सॉफ्ट कॉपी में ही आ गया। अब मैं इसको चाहे मेल करूं, चाहे मैं इसको फैक्स करूं। हाँ सर, तो स्कैनर का काम है हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलना। हाँ सर, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी क्या है ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए फिर आते हैं माइक्रोफोन। माइक्रोफोन में आपको सब पता ही है, फिर भी लिखवा दे रहा हूं। जो ऑडियो इनपुट के लिए आपके वो भी डायरेक्ट इनपुट डिवाइस है, जैसे डायरेक्ट इनपुट स्कैनर, वैसे स्कैनर के साथ माइक्रोफोन जो है, माइक्रोफोन ये आपके डायरेक्ट इनपुट डिवाइस है। ठीक, हाँ सर, और ये आपके डायरेक्टली ऑडियो इनपुट के लिए उपयोग होता है। इसका उपयोग होता है ऑडियो इनपुट के लिए। जैसे मैं आपको बताया था, ऑडियो इनपुट का मतलब कि गूगल में आप बोलते हैं हे गूगल, आपको गूगल सुनता है ना। जैसे देखेंगे आप, मैं अब गया, मैं वॉइस गूगल वॉइस में गया, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ टुडे। Today's forecast for Gwalior is 44 degrees and sunny. तो मैंने वॉइस में कमांड डाला, तो वॉइस के लिए मैंने माइक्रोफोन, इसका जो माइक है नीचे में, उसी माइक से बोला। तो हाँ सर, माइक्रोफोन में आप, और डायरेक्टली मैं बोला ना, कुछ और करना पड़ा नहीं सर, आप डायरेक्टली बोले, डायरेक्टली वो आंसर दे दी। तो हाँ सर, ये डायरेक्ट इनपुट डिवाइस है, और ऑडियो में इनपुट आपने दिया, आपने इनपुट ऑडियो में दिया और वो आपको रिजल्ट दे दी, है ना। चलिए, तो ऑडियो इनपुट के लिए इसका उपयोग होता है। क्लियर हो गया। माइक्रोफोन आपको भाई फिर से दिखा दूं, कई लोगों को नहीं पता होगा तो। चलो भाई, ये तो नाराज हो जाओगे सर, आप दिखाए नहीं हमको। हालांकि मैं दिखा सब चुका हूँ, जो क्लास रेगुलर देख रहे हैं उनको पता होगा। माइक्रोफोन, ये आपका माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन माइक है ना, ये आपका माइक्रोफोन है दोस्तों, ये आपका माइक्रोफोन है। ठीक, क्लियर हो गया। ये आपका माइक्रोफोन है, माइक है, सब शॉर्ट माइक्रोफोन बोलते हैं। ठीक, चलिए, और जो आपके स्पीकर है वो आउटपुट डिवाइस है। हम अभी इनपुट पढ़ रहे हैं, स्पीकर आपका आउटपुट में आप पढ़ेंगे। हाँ सर, चलिए 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 इसके बाद अब दूसरा दिखाऊं जो आप लोगों को नहीं मिलता देखने। अब लिखेंगे हम सर MICR, लिखिए MICR। सर मैग्नेटिक, इसका पहले फुल फॉर्म पूछेगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। हाँ सर, आइए दूसरी बात पे, ये दूसरा क्वेश्चन बनता है, इसका उपयोग कहाँ होता है। देखिए, चेक है, चेक बुक है सर। हाँ सर, तो इसका चेक बुक में जो नीचे नंबर लिखा होता है सर, यही आपका लिखा होता है मैग्नेटिक इंक से। किससे सर? मैग्नेटिक इंक से लिखा होता है सर, ये नीचे का अक्षर। तो इसको रीड करने के लिए ही चेक का वो नंबर है, उसके नंबर को चेक करेगा कि चेक सही है, ये डुप्लीकेट है, ओरिजिनल है। तो इसी नंबर को रीड करता है, तो इसी नंबर को ही बोलते हैं, इसको रीड करता है जो मशीन, उसे कहते हैं MICR मशीन। और जो इस कोड को कहते हैं MICR कोड। और ये मैग्नेटिक इंक से लिखा हुआ आपका 3 क्वेश्चन है। मैग्नेटिक इंक से लिखा हुआ है, इसे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड कहते हैं। इसको रीड करने का मशीन MICR मशीन होता है। ठीक, हाँ सर, क्लियर हो गया। चलिए, तो चेक से जुड़ा कैसे संबंध है, पूछता है MICR का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आप बताएंगे सर चेक में उपयोग होता है, इसका चेक बुक में देख रहे हैं आपको। हाँ सर, क्लियर रहेगा। क्लियर रहेगा ना, ध्यान रखेंगे। MICR कोड में कितने अक्षर होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्षर आप याद रख लेंगे। ठीक, हाँ सर। देखिए, इससे क्वेश्चन बनता है कि अगर नीचे जो MICR मैग्नेटिक इंक से जो नंबर लिखे होते हैं, इसको मैं स्क्रीन पे ले आता हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। जब हमारे बच्चों से बनेगा तो सिर्फ हमारे बच्चों से बनना चाहिए। हमारे बच्चे सब हो सकते हैं भाई, जो मेहनत करेगा सब होंगे हमारे बच्चे। चलिए, जिससे क्वेश्चन बनेगा कि चेक में नीचे जो मैग्नेटिक इंक से नंबर लिखा होता है, उसमें शुरुआती अक्षर किस चीज को दर्शाता है। तो शुरुआती जो 6 नंबर है, 6 नंबर
6 नंबर्स वो दर्शाते हैं आपके चेक नंबर को। तो अब चेक, तो सबसे पहले चेक का ही नंबर अब बताएंगे। तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर आपके चेक के नंबर को दर्शाते हैं। ठीक है सर। फिर एमआई शेयर कोड चेक नंबर के बाद क्या कौन सा नंबर होता है? तो चेक के बाद बेटा वो चेक, पहले तो चेक है कि नहीं, हाँ सर चेक नंबर है, ठीक है। उस चेक में कौन से कैटेगरी में आएगा? तो सर एमआई शेयर कोड में लिखा हुआ डिजिट देखेंगे। तो एमआई शेयर में कितने अक्षर होते हैं? तो 9 अक्षर होते हैं, 9 अक्षर होते हैं, 9। जबकि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन देखिए 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आपका 9 हो गया। हाँ तो 9 अक्षर होते हैं। क्लियर हो गया? तो एमआईसीआर में 9 अक्षर होते हैं और सेकंड नंबर में होता है वो। उसके बाद कौन सा? उसके बाद अकाउंट आईडी विथ आरबीआई। कौन सा अकाउंट आईडी रजिस्टर्ड है आरबीआई के साथ उस बैंक का, वो नंबर होता है आपका। ठीक, हाँ सर। और लास्ट में तो आपका ट्रांजैक्शन कोड की ट्रांजैक्शन होगा तभी तो आपका पैसा जाएगा नहीं कि अकाउंट से दूसरे अकाउंट। तो ट्रांजैक्शन नंबर 31 यहाँ लिखा है तो वो चीज। ठीक, अक्षर वाला क्वेश्चन सिर्फ इस 2 से बनेगा। चेक नंबर 6 होते हैं, एमआईसीआर नंबर 9 होते हैं। 6 और 9 बात खत्म। सबसे पहले चेक नंबर, फिर आपका एमआईसीआर कोड, फिर आपका अकाउंट आईडी आरबीआई, फिर ट्रांजैक्शन कोड। ठीक है सर। अब आपको दिखा रहा हूँ कि इसको रीड कौन सा मशीन करता है, तो वहीं लिखूंगा एमआईसीआर मशीन, एमआईसीआर मशीन। चलिए भैया, ये बेटे आपका देखिए एमआईसीआर मशीन। थोड़ा धुंधला है, कोई अच्छे इमेज लेकर के आते हैं। अच्छा इमेज भी नहीं है, बताओ इंटरनेट में क्या चल रहा है दुनिया में। दिख रहा है आप लोगों को? चलिए देख लो मैं आपको दिख रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए चेक डाले, वो चेक कर रहा है। हाँ सर दिख रहा है, समझ जाएंगे। चलिए तो ये आपका है एमआईसीआर मशीन। क्लियर हो गया? हाँ सर। ये आपका एमआईसीआर मशीन। ठीक, ये आपका एमआईसीआर डिवाइस। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, वो लिखवाता हूँ। लिखिए, मगर कुछ क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। So MICR magnetic ink character recognition is a technology used to verify the legitimacy or originality of paper documents, especially checks. Special ink which is sensitive to magnetic field is used in the printing of certain characters on the original document. तो किसी विशेष प्रकार के मैग्नेटिक इंक का प्रयोग किया जाता है उस पेपर में लिखने के लिए, उसी को रीड करने वाला मशीन आपका MICR मशीन होता है, ये कह रहा है। तो विच इंक इज यूज इन MICR, तो लिखिए। तो इसको ऑप्शन आपको देगा मैग्नेटाइजेबल, कॉमनली नोन एज मैग्नेटिक इंक, और टोनर यूजुअली कंटेनिंग आयरन ऑक्साइड। तो मेन आपको याद रखना है आयरन ऑक्साइड या मैग्नेटिजेबल या आपका मैग्नेटिक इंक। ठीक, इस नाम से आपको याद रखना है कि MICR में जो इंक उपयोग होता है वो आपका होता है आयरन ऑक्साइड। ठीक, हाँ सर। चलिए भैया, तो आपको इतना सारा जानकारी मिल गया यहाँ पर। तो आपको होता है आयरन ऑक्साइड या आपका मैग्नेटिक इंक ऐसे ही बोलते हैं, या मैग्नेटिक टोनर। ठीक, तो आयरन ऑक्साइड सबसे ज़्यादा उपयोग होता है इसमें। और भी उपयोग होते हैं क्योंकि आयरन आपको पता है ना, लोहे का, आयरन से लोहा निर्माण होता है, मतलब सुचालक उसका ऐसे करके। तो आयरन ऑक्साइड का उपयोग करते हैं मैग्नेटिक इंक के रूप में। तो मैग्नेटिक इंक में आयरन ऑक्साइड का उपयोग करते हैं, याद रखेंगे आप आयरन ऑक्साइड।
is used as a magnetic ink. मैग्नेटिक इंक। चलो दोस्तों, ठीक, इसका फुल फॉर्म भी याद रहेगा आपको MICR का, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक, चलिए, MICR का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, मगर यहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जो भटकाएगा वो यहां पूछाएगा। R फॉर रीडर लिखेगा तो रिकॉग्निशन याद रखना, रिकॉग्निशन। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, रिकॉग्निशन होता है, रिकॉग्निशन होता है, नॉट रीडिंग होता है, नॉट रीडर होता है, नॉट रीडेबल होता है। याद रखना, रिकॉग्नाइज करना अर्थात पहचानना, किससे? मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करना, पहचानना ही उसका होता है काम। इसलिए यहाँ पे रिकॉग्निशन आएगा, नॉट रीडिंग आएगा कि मैग्नेटिक इंक के लिखे हुए कैरेक्टर को रीड कर रहा है, ऐसा नहीं, मैग्नेटिक इंक के कैरेक्टर को लिखे हुए जो कैरेक्टर उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है ऐसा करके। ठीक, हाँ सर, तो रिकॉग्निशन होता है, फुल फॉर्म भी पता चल गया आपको। चलिए, और ये भी आपका भैया डायरेक्ट इनपुट डिवाइस याद रखेंगे आपको, है ना। MICR जो मशीन होता है ये भी आपको होता है डायरेक्ट, ये भी याद रखेंगे आप, डायरेक्ट इनपुट डिवाइस। ठीक, MICR में कितना नंबर होता है सर? MICR कोड में आपका 9 नंबर होता है, 9 नंबर सर आपको लिखवाए हैं यहाँ पर, 9 नंबर। चलिए चलिए, अब आपको लिखाते हैं, अगला आ जाइए भैया OCR में, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, है ना। तो OCR देखते चलिए सर, OCR का फुल फॉर्म ही ऑप्टिकल, देखिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यहां भी रिकॉग्निशन है ना, हाँ सर, ठीक है। ऑप्टिकल OCR आपको दिखा दूं मशीन एक बार, देखिए ये है आपको OCR। देखिए आपको समझाता हूं पहले प्रिंसिपल काम कैसे करता है। यहाँ कुछ लिखा हुआ फॉर्म है, ABCD फॉर्म है, हाँ सर, उस पर मैंने सर डिवाइस घुमाया OCR, तो यहाँ से लिखा हुआ फॉर्म सीधा देखिए यहाँ से ग्राफ बदल के डिजिटल फॉर्म में, हाँ सर। या मैंने यहाँ पे कोई बुक था, बुक मैंने इसको घुमाया अपने मशीन को OCR वाले को, वो सीधा इसमें आगे डल करके, हाँ सर। देखिए कैसे आता है वो आपको ये भी दिखाता हूँ मैं, इसको देखिए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन कैसा है। देखिए एक मशीन दिख रहा है आपको यहाँ पे, हाँ सर, यहाँ एक मशीन दिख रही है, इसमें देखिए, इसमें स्पष्ट दिख रही है, देखिए देखिए एक मशीन पकड़े अपने हाथ में, है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इस मशीन में इंग्लिश में लिखा हुआ है सब, उसको ऐसे घुमा रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी उसका इससे एक लाइट निकल रही है, लाइट, वो लाइट उस अक्षर पे पड़ रही है, और जैसे उस अक्षर पे पड़ रही है वैसी वैसी आपके डिजिटल कैमरा में, डिजिटल आपके बोल रहा हूँ, कैमरा बोल रहा हूँ, डिजिटल आपके मॉनिटर में वो लिखाते जा रहा है, आपका फाइल लिखाते जा रहा है, अर्थात आपका या जो हार्ड कॉपी में था वो आपके सॉफ्ट कॉपी में सीधा सीधा स्क्रीन में लिखा गया। ठीक, हाँ सर, देखिए समझ में आ रहा है पूरा, हाँ सर। देखिए सब वैसे उपयोग कर रहे हैं ना, हाँ सर, देखिए इसमें देखिए जूम में दिखा रहा है, हाँ देखिए लाइट पड़ रहा है यहाँ से, लाइट, हाँ सर, एक लाइट पड़ रहा है, और यहाँ से लाइट जैसे से, तो कुल मिला के ये कि स्कैनर एक तरीके का, ये भी स्कैन करके, जैसे स्कैन हार्ड कॉपी को स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी में बदलता है, वैसे ये भी स्कैनर है। ठीक, मगर स्कैनर आपके पूरे फाइल को एक बार बदल देता है, और आपको जिस पे इसका लाइट पड़ेगा केवल उतने को बदलता है। ठीक, हाँ सर। चलिए, तो इस पुस्तक को, किसी नोट्स को, किसी बुक को अगर आपको सॉफ्ट कॉपी में बदलना है तो आप OCR का ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल क्यों? क्योंकि सर प्रकाश, ऑप्टिक्स माने प्रकाश, हाँ सर, कैरेक्टर क्योंकि यहाँ कैरेक्टर को और रिकॉग्नाइज कर रहा है, इसलिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है ये। ठीक, हाँ सर। चलो भैया, जिसका फुल फॉर्म भी रिकॉग्निशन होता है, याद रखेंगे, आपको दिखा भी दिया, समझा भी दिया कि इसका नाम ऐसा क्यों है। मुद्दा बस नहीं किया है, चीज समझ के चलिए जीवन में। तो आपको कभी नोट्स बनाना हो तो ऐसे बना सकते हैं, किसी अच्छे पुस्तक से अपने लिए बनाना है छाट छाट के, तो ठीक, हाँ सर। और ये भी आपका डायरेक्ट इनपुट डिवाइस होगा ना, हाँ सर। क्या आप इसको टाइप कर रहे हैं बनाने के लिए? नहीं सर, मैं सिर्फ घुमा रहा हूँ और ऑटोमेटिक छपते जा रहा है। तो पहले इसका फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ठीक, इट इज द टेक्नोलॉजी दैट रिकॉग्नाइजेज टेक्स्ट विद इन अ डिजिटल इमेज, तो टेक्स्ट को डिजिटल इमेज के फॉर्म में डाल देता है आपके। इट इज कॉमनली यूज्ड टू रिकॉग्नाइज टेक्स्ट इन स्कैन्ड डॉक्यूमेंट, देखिए स्कैन कर रहे हैं डॉक्यूमेंट को, बताया मैं, हाँ सर, एंड इमेज को, हाँ सर। क्लियर हो गया? ये आपके फिजिकल पेपर डॉक्यूमेंट को इमेज इनटू एन एक्सेसिबल इलेक्ट्रॉनिक वर्जन, उसके इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में कन्वर्ट कर देता है, फिजिकल पेपर को इलेक्ट्रॉनिक पेपर के रूप में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, या ई डॉक्यूमेंट में बदल देता है आपके हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट को। क्लियर हो गया? हाँ सर।
तो आपका OCR का फुल फॉर्म में आप देख लिया, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। हाँ सर, क्लियर हो गया। फिर आप उसका इमेज भी देख लिए। हाँ सर, चलिए वो भी हो गया आपका। अच्छा, आपको बारकोड रीडर दिखाता हूँ इसी में आपको, ये BCR बारकोड रीडर तो आप बार बार देखे हैं, ठीक। हाँ सर, ये बारकोड रीडर है सर आपका। तो बारकोड रीडर लिखा है इसका फुल फॉर्म, BCR बारकोड रीडर। हाँ सर, यहाँ से एक लाइट निकलता है और सीधा उसका बिलिंग हो जाता है सर। सिर्फ आप एक बटन दबाए पूरा बिलिंग लिखा गया सर, है ना। हाँ सर, देखिए ये बारकोड को स्कैन कर दिखा रहा है आपको। हाँ सर, ये बारकोड को स्कैन कर रहा है सर, ठीक। बारकोड में जनरली 12 अक्षर होते हैं, बस से बारकोड, बस से 12 अक्षर उपयोग होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। हाँ सर, तो ये बारकोड रीडर हो गया दोस्तों। ये आपका डायरेक्ट इनपुट डिवाइस है। हाँ सर, और इसमें भी ऐसा लाइट नहीं कर रहा, लाइट तो भी आपका ऑप्टिकल का रीडर है कि नहीं। हाँ सर, ये भी आपका एक ऑप्टिकल रीडर है। हाँ सर, ये भी आपका एक ऑप्टिकल स्कैनर है ना। हाँ सर, चलिए आते हैं OMR। OMR जो आप एग्जाम देते हैं उस पर चलिए, मेरी बातों को सुनते चलिए, लिखने का कोई जरूरत है नहीं, वैसे आपको सब समझ गए होंगे और जिसको लिखना होगा लिख लेंगे। चलिए OMR की बारी है अब आपकी। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडिंग या ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये OMR का फुल फॉर्म होता है। ऑप्टिकल मार्क रीडिंग या ऑप्टिकल मार्क रीडर इज अ मेथड ऑफ एंटरिंग डाटा इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में डाटा डालने के काम आता है ना। कैसा काम आता है देखिए, यहाँ दिया हुआ है कि आप यहाँ पे गोला गोला भरते हैं एग्जाम में, ABCD, उसी को रीड करके डालता है उस सिस्टम में। हाँ सर, आप डालते हैं यहाँ पे काला काला किए हैं, उसी को रीड करके डालता है उस सिस्टम में। हाँ सर, तो हम बार बार दिखे हैं सर। आइए आपको दिखता हूँ कैसे रीड करता हूँ, मशीन दिखाता हूँ आपको मैं। ये तो आप जान रहे हैं, आप भर रहे हैं खुद अपने हाथों से। तो OMR सीट, ऑप्टिकल मार्क रीडर सीट सर। मार्क क्योंकि ऑप्टिकली इसमें भी एक प्रकाश आएगा और उसको रीड करेगा। मगर कैसे, किसको, मार्क को, चिन्ह को, आप गोल चिन्ह बनाते हैं। हाँ सर, इसलिए चिन्ह को रीड करेगा। चिन्ह को मार्क बोलते हैं, इसलिए उसको ऑप्टिकल मार्क रीडर बोलेंगे, ठीक। हाँ सर, मशीन देख लीजिए आपका OMR मशीन। OMR मशीन, ये है आपका OMR। इमेज में दिखाता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से, देखिए भैया। यहाँ से आपका OMR सीट भरा हुआ डल रहा है, उस पर लाइट पड़ रहा है, उसको रीड करके उस हार्ड कॉपी को तो निकाल दिया, मगर रीड करके यहाँ जो सिस्टम रीड किया उसको डायरेक्ट कंप्यूटर सिस्टम में अपलोड कर दिया। इसलिए कंप्यूटर सिस्टम में अपलोड कर दिया, फिर वही रिजल्ट बन के आपका इवैल्यूएशन होगा सिस्टम में, सॉफ्टवेयर डले रहेगा। उस सॉफ्टवेयर से देखा जाएगा कि कितना कट ऑफ बन रहा है, उसमें कितने लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद आपका रिजल्ट उसी कंप्यूटर सिस्टम से आपके कंप्यूटर में, वेबसाइट में डल जाएगा और उसको आप अपने ही कंप्यूटर, अपने फोन से खोल करके देखते हैं। तो आपके हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कैसे आया वो रिजल्ट आपका, इसी OMR की बदौलत। क्लियर हो गया। हाँ सर, चलिए भैया, कल चीज प्रैक्टिकल समझते चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, फुल फॉर्म से इसके क्वेश्चन बनते हैं और बाकी इसका काम आप देख लिए हैं, मशीन की फोटो भी आप देख लिए। चलिए अब आते हैं दूसरा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये क्वेश्चन और आपको कुछ समय का समय दूंगा मैं। चलिए बताइए, आप बोलते हैं सर QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर दे। क्या बोलते हैं आप सर QR कोड देना भाई, इधर पेमेंट कर दे रहा हूं मैं। आप जाते हैं भाई सब्जी दुकान, खाने वाने खाते हैं कुछ भी, QR कोड आप देखते हैं, QR कोड होता है, उसको आप स्कैन करते पेमेंट कर देते हैं। आप मुझे ये बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ QR कोड। आप में से 80 से 90% बच्चे जो है नहीं जानते होंगे, इसका आंसर मैं लिख के दे सकता हूं और ये एग्जाम में आ जाता, तब कैसे करते। चलिए इसको ऑप्शन देता हूं मैं आप लोगों के लिए। इसका होगा फुल फॉर्म सर क्विक रीड कोड, ठीक। हाँ सर, क्विक रीड
कोड क्विक रिस्पॉन्स कोड, और आपका चौथा है नन ऑफ द अबव, क्योंकि कोड क्यू आर कोड का कोई फुल फॉर्म नहीं है, क्यू आर कोड ही होता है। अब इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर है 1, ऑप्शन है ए बी सी एंड डी। गलत ही दीजिए मत दीजिए, मैं देखना चाहूंगा ठीक कितने लोगों को इसके बारे में जानकारी है। और क्यू आर कोड क्या होता है आपको ये नहीं पता, तो दिखा देता हूं, मैं अपने फोन में दिखा देता हूं। जिसको पेमेंट कर रहा हूँ स्कैन करके पेमेंट कर देना मेरे को। चलिए दिखाता हूँ क्यू आर कोड क्या होता है। स्क्रीन में भी दिखा सकता हूँ, मगर मेरे पेटीएम खोल के मैं दिखा रहा हूँ भाई इज्जत आप लोगों को। आप लोग मेरे अपने भैया, आप लोगों को क्या छुपाना है ना। आइए आप लोगों को दिखाऊं मैं क्यू आर कोड। देखिए ये जो आपको बार कोड दिख रहा है, अच्छा यही होता है क्यू आर कोड। हाँ सर, यही है मेरा क्यू आर कोड। क्लियर हो गया? हाँ बेटा यही है क्यू आर कोड, दिख गया? हाँ चलिए देखिए इसमें नीचे लिखा भी है, क्या लिखा देखिए, शेयर क्यू आर लिखा है, शेयर क्यू आर। शेयर कीजिए अपना क्यू आर, अगर किसी से पेमेंट चाहिए तो शेयर कर सकते हो। क्यू आर माने वही क्यू आर कोड है ना, ये हाँ सर काला वाला जो है ये मेरा क्यू आर कोड है। चलिए भैया अब आप बताइए कि क्यू आर कोड का फुल फॉर्म क्या है। इतना समय काफी था। आप लोगों में से एक भी जन का आंसर नहीं आया है? नहीं आएगा भी नहीं। तो इसका फुल फॉर्म है दोस्त क्विक रिस्पॉन्स कोड। पहली बात तो यही, ये आ जाता पटवारी में तो कितने लोग दांत चियार के आ जाते, रोने लगते ना। तो अपने लाइफ में जो यूज कर रहे हो ना अपने आसपास, उसको पढ़ना सीखो। समझ में आया बात? चलो चलो भैया, तो क्विक रिस्पॉन्स इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखेंगे। बात खत्म। स्टाइलस आपको दिखाया था, फिर से दिखा दे रहा हूँ स्टाइलस। चलिए स्टाइलस भी एक इनपुट डिवाइस है ना। ये भी आपका डायरेक्टली इनपुट हो रहा है, ठीक। स्टाइलस, ये दोस्तों आपका स्टाइलस देखिए, देखिए आपको, हाँ सर स्टाइलस है। ये देखिए देखिए वो स्टाइलस अपने हाथ में पकड़े हैं और अपने फोन में ऐसा लिख रहे हैं करके, ठीक ठीक ओके सर। आप सैमसंग का फोन का सीरीज करता है ना, एस नोट की सीरीज, सैमसंग नोट, उसमें फोन दिए रहता है स्टाइलस, देखेंगे आप साइड से सब पतला सा पेन निकलता है, वही स्टाइलस है। क्लियर हो गया? तो टच स्क्रीन सतह पर ही इसका उपयोग करते हैं, ठीक, ड्रॉ करने के लिए, लिखने के लिए। क्लियर हो गया? हाँ सर। चलिए तो स्टाइलस भी आपका एक इनपुट डिवाइस है, याद रखेंगे ये बात, और कुछ नहीं। चलिए तो यहां पे अब आप लोगों का और इनपुट डिवाइसेस है, तो यहां पे आपका समाप्त होता है। अब आप नेक्स्ट बारी है आपकी आउटपुट डिवाइसेस की, ठीक। मगर कुछ चीजें हैं जो अपने आसपास उपलब्ध हैं और उनसे आप लोगों को जानकारी से, जैसे हाँ कुछ चीजें हमारे प्रैक्टिकल तौर पे आपको पता होना चाहिए। आपका इनपुट डिवाइस खत्म होता है यहाँ पर, नेक्स्ट वीडियो से हम आपका आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे। और कुछ चीजें एग्जाम में जो डायरेक्ट पूछता है, जो आप लोगों से नहीं बनता है, हम थोड़ा उस पर गौर करना चालू करते हैं, ठीक है। आउटपुट डिवाइस हम पढ़ लेंगे नेक्स्ट वीडियो से, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे हम ध्यान देते हैं, ठीक। चलिए आइए, कभी क्वेश्चन पूछ रहे उस टेक्नोलॉजी से तो आपको पता होना चाहिए। देखिए ये तो क्या आपका क्यूआर कोड, और उसको आप जो अपने फोन से स्कैन करते हैं, आता है स्कैन कर रहा है उसको, वो क्यूआर कोड स्कैनर हो जाता है। हाँ सर, जो आपका कैमरा कर लेता है काम। हाँ सर, तो याद रखेंगे।
चलिए मैं कुछ बताना था इंपॉर्टेंट, उस पर आता हूं मैं। आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूं, इस होमवर्क को आप करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये आगे पहले आपको पढ़ा भी चुका हूं मैं, और इससे क्वेश्चन बनते हैं। आप बार बार सुनते हैं सर कि मेरा सिम में जो है CDMA है, तो इसका फुल फॉर्म आप बताएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आपको दे रहा हूं मैं। या GSM है, इसका क्या मतलब होता है आप बताएंगे। ठीक है, ये अपने आसपास सुनते हैं ना आप, इससे क्वेश्चन बनते हैं इसलिए। ठीक, तो CDMA का फुल फॉर्म आप बताइए, GSM का फुल फॉर्म बताइए। चलिए यार क्या बताएंगे, मैं ही बताता हूँ। चलिए लिखिए, लिखते चलिए, चलिए देखिए, आप लोगों को भरोसा छोड़ूंगा तो हो गया फिर तो। चलो पहले QR आया था तो दिखा देता हूँ एक बार। फुल फॉर्म ऑफ QR कोड, तो आपके वो विश्वास हो जाए कि सर सही बताए थे। देखिए ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स, मतलब QR कोड का फुल फॉर्म क्या हो गया सर? क्विक रिस्पॉन्स हो गया। QR कोड को किसने खोज किया? डेंसो वेब ने खोज किया था। लिख लीजिए कि QR कोड अब वर्तमान में सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा है। तो कभी पूछ लेगा कि QR कोड के जो इन्वेंटर है वो कौन है, तो है डेंसो वेब, है ना। वेब, वेब से याद रखेंगे, हाँ सर वेब। ठीक ठीक, देखिए हु इन्वेंटेड QR कोड इन इंडिया, खोज तो नहीं किया मगर उपयोग सबसे पहले भारत में किन्होंने लेके आया है QR कोड का, तो है आपका NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI। ठीक, मास्टर कार्ड एंड वीजा। ठीक रहेगा, हाँ सर। NPCI का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे, क्योंकि पूरे QR कोड जो पूरा पेमेंट देखता है, पेटीएम, भीम, फीम सबको कौन संभालता है? NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही संभालता है। ठीक, हाँ सर। हाँ ये बताइए, अब QR कोड हो गया, NPCI हो गया, हाँ सर। सबका फुल फॉर्म याद रखेंगे, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI। QR का कोड का फुल फॉर्म है क्विक रिस्पॉन्स। इसके जो आपके फाउंडर हैं उनका नाम है आपका डेंसो वेब, डेंसो वेब इन्वेंटर ऑफ QR कोड, हाँ सर। ठीक, आइए एक और आते हैं। UPI बोलते हैं ना, UPI पेमेंट कर दीजिए, तो UPI का फुल फॉर्म क्या बताइए? UPI फुल फॉर्म वो भी देख लीजिए आप, उसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक, और पूछेगा ये क्या है, तो बताएंगे सर ये रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। क्या? वास्तविक समय भुगतान तंत्र है। तो याद रखेंगे क्या सर, ये रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, ये बात को याद रखेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड, नॉट यूनाइट, नॉट यूनिट, नॉट यूनिफाइड, कुछ बन, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे आप। ठीक, और ये भी याद रखेंगे, इसे क्वेश्चन बनेगा कि UPI, हम भारत का जो UPI है उसको भारत के अलावा कौन कौन से देश यूज करते हैं, तो लिखेंगे इंडिया तो यूज करता है, और इंडिया के अलावा कौन कौन यूज करते हैं भारत की UPI को? भूटान, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर और आपका UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया हूं आपको मैं, ये आपका करंट का भी क्वेश्चन है। वर्तमान में सबसे लेटेस्ट में UPI से कौन जुड़ा है, तो वो जुड़ा आपका UAE। सबसे पहले कौन जुड़ा था? भूटान, फिर नेपाल, फिर मलेशिया, फिर सिंगापुर, फिर UAE। ठीक, क्लियर हो गया? हाँ सर, इसका फुल फॉर्म पता चल गया। चलिए क्लियर हो गया, UPI का फुल फॉर्म भी बता दिया बच्चों को। अब क्या बताने वाला था? CDMA का ना, CDMA फुल फॉर्म कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो CDMA जो होता है, CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस रिफर्स टू एनी ऑफ सेवरल प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन 2G एंड थर्ड जनरेशन 3G वायरलेस कम्युनिकेशन। अर्थात जो CDMA सिम था वो केवल 2G और 3G के लिए उपयोग होता था।
तो पहले इसका फुल फॉर्म पता चल गया, और इसका उपयोग कितने में होगा, केवल 2G सिम में और 3G सिम में CDMA हमको देखने मिलता था, जिसका फुल फॉर्म है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। हो गया? हाँ सर। आइए थोड़ा आगे और बताओ इससे। चलिए बहुत फेमस है एक तो चीज, इसका भी आप बताइए मेरे को, ऐसे आप बताएंगे तो नहीं, मत दे रहा हूँ। वोल्ट आप देखते हैं ना? हाँ सर आजकल वोल्ट चलता है, वोल्टी आपको 4G नेटवर्क दिखाता है। हाँ सर। तो वोल्ट का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म आप बताइए सिर्फ, इसका आप केवल फुल फॉर्म बता के बताइए मेरे को दोस्तों, और GSM का बताइएगा। चलिए नहीं बता पाएंगे, मैं जान तो रहा हूँ, एग्जाम में आता भाई, आपके फोन में हर दिन आप यूज कर रहे हैं वोल्ट 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 नेटवर्क, 4G नेटवर्क, भाई पता ही नहीं फुल फॉर्म। चलिए कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस आपको पता चल गया, CDMA का फुल फॉर्म 2G और आपका 3G में उपयोग होता था। ठीक, तो GSM का उपयोग देखते हैं। आइए लिखिए GSM फुल फॉर्म क्या लिखा है दोस्तों? ये ग्लोबल सिस्टम मोबाइल कम्युनिकेशन, ग्लोबल सिस्टम मोबाइल कम्युनिकेशन। क्या? ग्लोबल सिस्टम मोबाइल कम्युनिकेशन, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। हाँ सर, क्लियर हो गया? तो GSM का फुल फॉर्म पता चल गया। हाँ सर, क्लियर हुआ? चलिए, ये सब कुछ ऐसे चीजें हैं जो आपके आसपास आप डेली यूज कर रहे हैं मगर आपको पता नहीं है इसके बारे में। तो GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन इज अ डिजिटल मोबाइल नेटवर्क दैट इज वाइडली यूज्ड बाय मोबाइल फोन यूजर्स इन यूरोप एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक? हाँ सर। तो पूरा ग्लोब माने पूरी पृथ्वी में जो तंत्र फैला हुआ है मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए, वो आपका GSM है। हाँ, हो गया? चलिए हो गया। चलिए आप क्या बताएंगे? वोल्टी का फुल फॉर्म मैं ही बता दे रहा हूं, लिखिए वोल्टी फुल फॉर्म। लिखिए सर, वोल्टी स्टैंड्स फॉर वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। क्या? वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। क्या है बेटे? वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। अच्छा, इसका मतलब आप फोन क्या होता है बेटे? ये फोन में होता है सर। फोन में आप फोन में क्या करते हैं सर? फोन में मिलनी तो बात करते हैं, आज तो बहुत कुछ कर रहे हैं, और मिलनी हम बात करते हैं। क्या करते हैं? बात कर रहे हैं। किसके ऊपर? फोन के ऊपर। ओवर मने ऊपर, बात करें आवाज में, ध्वनि मैंने वॉइस, तो वॉइस ओवर फोन है ना। तो वॉइस ओवर तो पता चल गया, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, लंबी, लॉन्ग से लंबा होता है, लंबा कितनी दूरी, दूर दूर एकदम बात हो जाता है ना। हाँ सर, तो लॉन्ग दूरी इवोल्यूशन अर्थात बिना किसी दिक्कत के आपका जो वॉइस सिग्नल है वो आसानी से चल जाता है, आसानी से बात एक दूसरे को सुनाई देता है इस नेटवर्क की वजह से। अर्थात इसमें जो आपके वॉइस सिग्नल है वो आसानी से ट्रांसफर होती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, बिना किसी आपके उसके बिना किसी आवाज में प्रॉब्लम आए हुए। पहले आप देखते थे कि यहाँ से मैं बोलता था, उसको कुछ मिनट बाद उधर बहुत देरी में सुनाई देता था। आजकल बोलते हैं कुछ समय तो आज भी लगता है, मगर फिर भी लेटेंसी जो है लेट में सुनाई देना वो आजकल कम हो गया है ना। हाँ सर, पहले आप देखो फोन था कैसे करके बोलते थे, इधर से अंग्रेज समय आप देखेंगे, अंग्रेजों के समय बोलते थे, फिर से लगा सुनते थे, उधर जाएगा वॉइस, फिर बोलेंगे तो मैं सुनूंगा, फिर सुनते थे, फिर ऐसे बोलते थे। और आज क्या होता है, कान में लगाए, आप भी बड़बड़ कर रहे हैं, बड़बड़ कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को सुन भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, फटफट फटफट। तो इतना अंतर कैसे आया? इसी सिग्नल, ऐसे सिग्नलों की वजह से जो वॉइस आपकी ध्वनि को और तेजी से एक दूसरे तक ट्रांसमिट करने लग गए, है ना, बिना किसी आपके लैग के, बिना किसी देरी के। मतलब देरी तो होती है, थोड़ा समय तो लगता ही है, मगर फिर भी कम से कम मिनिमम कर दिया उस देरी को, है ना, वॉइस को पहुंचने की देरी को। इसलिए वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, तो वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन इसका फुल फॉर्म है। ठीक। और LT जैसे सिंपल है तो LT आपका लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन है। ठीक, देखिए लिखा है LT एक्सेस नेटवर्क, वॉइस कॉल्स ओवर LT आर रिकॉग्नाइज्ड एज द इंडस्ट्री एग्रीड प्रोग्रेशन ऑफ वॉइस सर्विस अक्रॉस मोबाइल नेटवर्क।
छोड़िए कोई मतलब नहीं, जो मैं बताया बस उतना समझिए कि वॉइस ओवर आपका फोन, आपका जो वॉइस ध्वनि है वो ओवर किसके ऊपर से जा रही है, किसके माध्यम से जा रही है, फोन के माध्यम से, और बहुत लंबी दूरी तक, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन तक, बहुत लंबी दूरी तक जा रही है, इसलिए लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन है वो। ठीक, हाँ सर। चलिए वोल्टी का फुल फॉर्म पता चल गया, सीडीएमए का पता चल गया, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ग्लोबल जीएसएम का ग्लोबल सर्विस फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जीएसएम का फुल फॉर्म पता चल गया, सीडीएमए का कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, वोल्टी का वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, केवल एलटी दे दे तो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन था, इससे और एडवांस आया तो वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन हो गया। हाँ सर। चलिए और क्या पूछना था, क्यूआर कोड का हो गया, क्विक रिस्पॉन्स। हाँ सर, मतलब पढ़ाना एक अलग जगह, बीच में ऐसे जो आपको मेन फैक्ट देता हूँ ना मैं, इनसे आपके क्वेश्चन में एग्जाम ज्यादा आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, जो पढ़ा रहा हूँ कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो उससे तो क्वेश्चन आने बनने ही है, और जो कुछ फैक्ट जो होते हैं जिसको भाई आपको देखना, एक बार नजर से देखा हो तो बना लूंगा एग्जाम में, वैसा चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, हाँ एक क्वेश्चन आप आया था, बता दो आप लोगों को मैं, expert system. An expert system is a computer program that uses artificial intelligence technologies to simulate the judgment and behavior of a human or an organization that has expert knowledge and experience in a particular field. आपका क्वेश्चन ये आया था कि बताइए किसी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके एक्सपर्ट्स हैं उनको सलाह देने के लिए किस सिस्टम का उपयोग किया जाता है, तो आपका होता है ऑप्शन ये था एआई सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम। तो उसमें से एक्सपर्ट सिस्टम का मतलब क्या है, वो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्सपर्ट सिस्टम क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है दैट यूजेस, जिसका उपयोग होता है आर्टिफिशियल, जो उपयोग करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, किस लिए, टू सिमुलेट द जजमेंट एंड बिहेवियर ऑफ अ ह्यूमन, अर्थात व्यक्ति का जजमेंट, उसके निर्णय को, उसके बिहेवियर, उसके आदत व्यवहार को देखता है और उसे रिकॉग्नाइज करता है, दैट हैज एक्सपर्ट नॉलेज एंड, उसका जो भी नॉलेज उसके पास उसके हिसाब से रिकॉग्नाइज करता है, अपने एक्सपीरियंस अपने अनुभव से उस पर्टिकुलर फील्ड में सलाह देता है। ठीक, जैसे इधर देखिए कि सैंपल इनपुट, यूजर इंटरफेस, रूल्स इंजन, नॉलेज बेस, नॉलेज फ्रॉम एन एक्सपर्ट। तो नॉन एक्सपर्ट यूजर अर्थात आपने यहाँ बैठे हैं अपने लैपटॉप में, आप डाल रहे हैं कि बताइए बरसात कैसी होती है, आपने इनपुट किया कीबोर्ड से, वो यूजर इंटरफेस आपको जो मिला अपना फोन या कीबोर्ड, वो यूजर इंटरफेस से चला गया आपके रूल्स इंजन में। रूल्स इंजन एक्सपर्ट सिस्टम के अंतर्गत आता है। ये एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, यूजर इंटरफेस, रूल्स इंजन, नॉलेज बेस। नॉलेज बेस में गया आपका क्वेश्चन, वहां पे फिर जुड़े हुए थे आपके एक्सपर्ट, उस एक्सपर्ट ने आपका क्वेश्चन को देखा, बोले अरे यार बच्चे को पता नहीं है कि बरसात कैसी होती है, उन्होंने टाइप करके भेजा, फिर यहाँ से नॉलेज गया 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 और आपको वापस मिल गया एडवाइस, सलाह के रूप में कि बेटे बच्चे ऐसा होता है। या आपको पता है कि सर 12वीं के बाद मैं कौन सा सिलेबस लूँ, मेरा मैथ्स वीक है, तो बताएंगे कि बेटा आप इसके बाद आप आर्ट्स ले लो, बायो ले लो, ये ले लो, वो ले लो। तो हाँ बेटे, तो ये एक्सपर्ट सिस्टम का काम है पूरा। ठीक, हाँ सर। नॉलेज बेस, इंटरफेस इंजन, इंटरफेस इन्फेरेंस इंजन और आपका इंटरफेस। ठीक, यूजर में नॉट बी एन एक्सपर्ट, नॉलेज इंजीनियर, ह्यूमन एक्सपर्ट। ठीक, दिख रहा है आपको? क्लियर। चलिए, तो आपका एक्सपर्ट सिस्टम है कुल मिला करके। मान लीजिए मैं किसी शिक्षा, जैसा मैं यहाँ पे आपका एनालाइजर में काम करता हूँ, आप बच्चों को प्रॉब्लम है कि सर हमें ये नहीं पता चली मार्केट में हम कौन सी पुस्तक पढ़े छत्तीसगढ़ जीएस के लिए। आपने एनालाइजर के प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन लिख दिया, आपने फोन से लिखा तो आपके भाई यूजर इंटरफेस हो गया है ना, आप क्वेश्चन डाल करके ऐसे एंटर मार दिए ट्रिक से, वो आगे मेरे व्हाट्सएप में मैसेज आ गया। अब मैं देखूंगा, मैं एक्सपर्ट यहाँ बैठा हूँ, मान लीजिए मैं एक्सपर्ट मतलब मुझे पता है, अनुभव है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो मैं देखा कि यार बच्चे को तो भाई पता नहीं कि कौन सा क्वेश्चन बुक से पढ़ना है, चलो तो मैं टाइप करिए बेटे तुम ये हिंदी ग्रंथ अकादमी का पुस्तक पढ़ो, और यहाँ सेंड कर दिया। तो हिंदी ग्रंथ वहाँ उसके पास लड़के के पास गया, उसको पता चल गया सर ने कहा हिंदी ग्रंथ अकादमी का, तो उसको सलाह मिल गया। उसके पास वो भाई एक्सपर्ट नहीं था, मैं एक्सपर्ट था, तो मैंने उसको सलाह दे दिया, उसके क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दिया। तो यही होता है एक्सपर्ट सिस्टम का काम। ठीक, चलिए, और अब इसी में आप चेंज कर दीजिए क्या कि मेरे बच्चों को कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं, पढ़ाई कितनी देर करें, किस पुस्तक से करें, कैसे पढ़ना चाहिए, लंबे समय तक कैसे याद रहेगा, है ना, सुबह जल्दी कैसे उठें, लंबे समय तक किसी चीज़ को कैसे याद रखें, अपने पूरे टाइम शेड्यूल को कैसे मैनेज करें। तो मैं सोचा कि ये बच्चे लोगों को ये सब क्वेश्चन पता ही है, ये सब क्वेश्चन बच्चों को आता है। अब मैं काम करता हूँ कि मैं सबको एक सॉफ्टवेयर में डाल देता हूँ,
और बच्चा इसमें से जो क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर जो मैं टाइप करके रख रहूँगा वो उसको मिल जाएगा। उसमें ऑडियो अपना रिकॉर्ड कर दूंगा, ऑडियो प्ले करेगा, ऑडियो उसको सुनाई दे देगा। उसमें प्रेजेंटेशन बना दे रहा हूँ, प्रेजेंटेशन वो देख लेगा। वीडियो अपने डाल देता हूँ, वीडियो देख लेगा। और मैं पूरा बनाया पूरा सब चीज़ और एक सॉफ्टवेयर में डाल के रख दिया। आप जैसे ही क्वेश्चन आप सर्च करेंगे, मान लीजिए मैंने आपको दिया क्वेश्चन सर्च करने के लिए, आप क्वेश्चन सर्च किए कि कैसे लंबे समय तक याद रहेगा, तो आपने क्वेश्चन डाला, मेरे इंटरफेस में आकर के मेरे सॉफ्टवेयर ने उसको रीड किया। अब मैं वहाँ नहीं बैठा हूँ, पहले टाइम पे मैंने आपको लिख के दिया कि हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक पढ़ लो बच्चे। अब मैं बैठा ही नहीं हूँ, है ना, मेरे पास भाई इतना काम है, बच्चों को पढ़ाना है, मैं कैसे एक मैसेज का रिप्लाई करूँ। तो मेरे सॉफ्टवेयर जो बनाया मैंने वो रीड करेगा क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बच्चा क्या कहना चाह रहा है, तो पूरे शब्द में आपका देखेगा लंबे समय तक याद कैसे रहा है पढ़ा हुआ। बस उसका सीधा अपने मैच करेगा, अपने जो पूरा लिख के मैं रखा हुआ क्वेश्चन कि कौन से क्वेश्चन से मैच हो रहा है, सीधा आपको उसका आंसर निकाल के दे देगा। अब आप उसको ऑडियो सुनिए, वीडियो देखिए, प्रेजेंटेशन देखिए, या लिखा हुआ आंसर देखिए, बात खत्म। तो वहाँ पे बीच में क्या आ गया, अब आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सुना है बात? हाँ सर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे आया, तो उसके लिए चाहिए सर कंप्यूटर, इसीलिए कंप्यूटर के एग्जाम में एक्सपर्ट सिस्टम से क्वेश्चन पूछा था। ठीक, चलिए। और मेरे जगह भाई वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करने लग गया, आदमी की जगह कंप्यूटर काम करने लग गया, इसलिए वो एआई हो गया। क्लियर हो गया? चलिए, तो पटवारी के एग्जाम में भी आया था, इसलिए आप लोगों को बताना जरूरी था भाई, ताकि आप अवगत रहें उस चीज से, है ना। ठीक, तो कंप्यूटर प्रोग्राम दैट एक्सपर्ट सिस्टम क्या है सर, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है दैट यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बात खत्म। हाँ, चलिए चलिए हो गया। जैसे कि एक्सपर्ट सिस्टम का ये एग्जांपल है आपका डेंड्रल। डेंड्रल करके एक एक्सपर्ट सिस्टम है जो यूज होता है केमिकल एनालिसिस टू प्रिडिक्ट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कि आप कौन कौन सा केमिकल डालेंगे तो कौन सा मॉलिक्यूल या अणु बनेगा, उस चीज के बारे में बताता है कौन, डेंड्रल, है ना। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पे बने हुए हैं आपके। ठीक, देखिए माइसिन इज अमंग्स द ओल्डेस्ट एक्सपर्ट सिस्टम। जो माइसिन है ये लगभग सबसे पुराना एक्सपर्ट सिस्टम है। ठीक, चलिए, तो कुछ नाम हो गया एक्सपर्ट सिस्टम के। तो चलिए, आपको यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे आपको जानने मिला, सीडीएमए का फुल फॉर्म, जीएसएम का फुल फॉर्म, वोल्टी का फुल फॉर्म, उसका कैसे वो काम करता है, वोल्टी आपको ये पता चल गया। हाँ सर। और एलटी और वोल्टी में अंतर क्या है, तो एलटी जो था इसमें थोड़ा लैक होता था, थोड़ी देरी जाती थी साउंड, मगर जैसे वीओ लगा तो वॉइस ओवर और अच्छे से साउंड जाने लग गया, बिना देरी हुए, बिना लेट हुए, बिना किसी ब्लर के, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी आवाज कटे पीटे, है ना। पहले बहुत आवाज कट पीट के आती थी। हाँ सर। तो वैसे ही नेटवर्क धीरे धीरे सुधरता गया। ठीक है, तो चलिए आज की वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज के क्लास में आप बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली रूप में देखें और सीखे हैं, जिससे आपको जानने मिला कि हाँ कैसे कैसे क्या क्या काम होता है, कौन चीज़ कैसे काम करता है। ठीक, चलिए, तो अपनी वाणी को विराम देते हैं, आप सबसे अलविदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।